मैं डॉक्टर आशीष श्रीवास्तव आज आपको डाउरी एक्ट दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 1961 के बारे में जानकारी दे रहा हूं। इस एक्ट में कुल 10 सेक्शंस हैं और इसका जो अधिनियम क्रमांक है वो है 28। ये संपूर्ण भारत पे लागू है। ये एक्ट इन्फोर्स हुआ है 1 जुलाई 1961 को और संपूर्ण भारत पर यह लागू हुआ है 31 अक्टूबर 2019 को। इस एक्ट में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है डाउरी की डेफिनेशन। तो डाउरी की जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 में दी गई है और ये बताया गया है कि डाउरी वह है जो वैल्यूएबल सिक्योरिटी मतलब मूल्यवान प्रतिभूति, ऐसी संपत्ति जो मूल्यवान प्रतिभूति है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, वो विवाह के समय, विवाह के पूर्व और पश्चात। तो ये इंपॉर्टेंट है, दहेज विवाह के पूर्व भी हो सकता है, विवाह के समय भी हो सकता है और विवाह के पश्चात भी हो सकता है। एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को मतलब वर वधू को और वधू वर को। तो यहां इंपॉर्टेंट चीज, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि वधू के खिलाफ, महिला के खिलाफ या उसके पेरेंट्स के खिलाफ भी डाउरी एक्ट में मुकदमा दर्ज हो सकता है। तो यहां वर और वधू दोनों हैं, विवाह का एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को या विवाह का कोई पक्षकार के माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति दूसरे पक्षकार को मूल्यवान प्रतिभूति देते हैं या मांगते हैं या रखते हैं, डाउरी की श्रेणी में आता है। दूसरा यहां से क्वेश्चन बन सकता है, यह इंपॉर्टेंट चीज है, वैल्यूएबल सिक्योरिटी की मूल्यवान प्रतिभूति की डेफिनेशंस कहां पर है। तो याद रखिए एक्सप्लेनेशन 2 स्पष्टीकरण 2 में बताया गया है धारा 2 के। धारा 3 में दहेज लेने देने के लिए दंड बताया गया है और दहेज लेना देना, दहेज को लेने के लिए दुष्प्रेरण करना, अटेम्प्ट करना, यह पूरा धारा 3 में है, जिसमें दंड का प्रोविजन है 5 वर्ष से कम नहीं होगा, जो 15,000 रुपए तक हो सकेगा और जो भी दहेज की रकम अधिक हो वो फाइन लिया जाएगा धारा 3 में। धारा 4 एक अलग चीज बोलती है सेक्शन कि दहेज की डिमांड करना, लेना देना 3 में है और दहेज की डिमांड करना धारा 4 में है, जो 2 वर्ष तक सजा हो, 6 माह से कम नहीं होगी किंतु 2 वर्ष तक हो सकेगी और जुर्माना 10,000 रुपए तक हो सकेगा, दंडनीय किया जाएगा। दहेज मांगने के लिए दंड। यदि कोई विज्ञापन करता है शादी को लेकर दहेज के लिए और वो है सेक्शन 4A में, सेक्शन 4A जोड़ी गई है 19 नवंबर 1986 को, 19 नवंबर 1986 को 4A जोड़ी गई है। यहां कोई अपने पुत्र पुत्री या किसी का विज्ञापन करता है, पत्रिका में छपाता है, जर्नल में छपाता है दहेज की मांग को लेकर कि मेरा बेटा ऑफिसर है या मेरी बेटी ऑफिसर है और इतना डिमांड कोई कर रहा है 4A। तो 4A विज्ञापन पर पाबंदी लगाता है, एडवर्टाइजमेंट पर, और कोई एडवर्टाइजमेंट करता है तो याद रखिए 6 माह से कम नहीं होगा किंतु 5 वर्ष तक हो सकेगा और जुर्माना 15,000 रुपए तक हो सकेगा, दंडित किया जाएगा। धारा 5 ये बोलती है कि दहेज लेने देने के लिए जो भी एग्रीमेंट कराया जाएगा वो सुन्न होगा, वाइड होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो भी दहेज लिया जाता है सेक्शन 6, वो हमेशा याद रखिए ये पत्नी के लिए ही होगा। तो धारा 6 सिर्फ वधू पर लागू होती है, याद रखिए। इसमें 3 स्टेज हैं। यदि दहेज के शादी के पहले विवाह के पूर्व कोई दहेज दिया गया है तो विवाह की तारीख से 3 माह के भीतर उस वधू को लौटा दिया जाएगा।
या दहेज शादी के समय लिया गया है, विवाह के समय लिया गया है, तो जैसे ही उससे लिया गया है किसी और से, तो वो वधू को 3 माह के भीतर लौटा दिया जाएगा। यदि कोई ऐसी महिला जिसका विवाह हुआ था, वो माइनर थी और जैसे ही वो वैक्स हो गई है, मेजर हो गई है, तो उसके 3 महीने के अंदर उसको लौटा दिया जाएगा। होता क्या, जब किसी महिला की शादी होती है तो दहेज कभी उसकी सास को, उसकी नंद को या किसी और को दिया जाता है। तो विवाह के पूर्व है तो विवाह हो गया तो 3 माह के अंदर, विवाह के समय दिया है तो उसके 3 महीने के अंदर, माइनर है, मेजर हो गई तो उसको 3 महीने के अंदर वो सामान उसको लौटाना होगा। धारा 6 क्लॉज 2 में यदि वो सामान नहीं लौटाया जाता है तो याद रखिए 6 माह से कम नहीं होगा, किंतु 2 वर्ष तक का कारावास का प्रोविजन किया है और जुर्माना जो 5,000 रुपए से कम नहीं होगा किंतु 10,000 रुपए तक होगा। यदि स्त्री ने जो उसको दहेज दिया गया था वधू को, वो नहीं ले पाई है और उसकी अननेचुरल डेथ हो गई है, शादी के 7 साल के अंदर अननेचुरल डेथ हो गई है, तो ऐसा पूरा जो पत्नी के फायदे के लिए जो दहेज दिया गया था संतान को, और संतान नहीं है तो उसके माता पिता को ट्रांसफर हो जाएगा, धारा 6 क्लॉज 3 में बताया गया है। अब देखिए, इस एक्ट में अपराध का संज्ञान कॉग्निजेंस कौन लेगा? तो मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट लेंगे या जेएमएफसी लेंगे? तो महानगर मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा ही अपराध का विचारण किया जाएगा। ये संज्ञान कॉग्निजेंस कैसे लिया जाएगा? मजिस्ट्रेट साहब तो खुद की जानकारी पर, पुलिस रिपोर्ट पर, या अपराध से कोई व्यक्ति दुखी है तो वो आवेदन कर सकता, या कोई नातेदार कर सकता है, या कोई एनजीओ भी परिवाद कर सकता है। तो धारा 7 के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट, स्वयं की जानकारी और कंप्लेंट के आधार पर अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस एक्ट के तहत अपराध धारा 8 के तहत संज्ञेय होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज, नॉन बिलेबल होंगे, अजमानती होंगे और असमनी होंगे, नॉन कंफर्टेबल होंगे। सबूत का भार इसमें 8A में है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो ये कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है। बर्डन ऑफ प्रूफ उस व्यक्ति पर होगा जो कहता है कि मैंने अपराध नहीं किया है। सेक्शन 8B भी है, 8A और 8B याद रखिए, ये जोड़ी गई है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, 19 नवंबर 1986 को। तो सबूत का भार 8A में है और 8B में है दहेज प्रतिषेध अधिकारी, डॉरी प्रोबेशनर ऑफिसर। इसकी नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाएगी 8B क्लॉज 1 में। 8B के क्लॉज 4 बहुत इंपॉर्टेंट, जिसमें बताया गया है कि स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड भी नियुक्त करेगी जिसमें 5 मेंबर होंगे। स्टेट गवर्नमेंट एक एडवाइजरी बोर्ड का गठन करेगी जो दहेज प्रतिषेध अधिकारी को क्या करेंगे? एडवाइजरी देंगे। ये 5 सदस्यों से मिलकर बनेगा, 5 मेंबरों से, जिनमें से कम 2 महिलाएं होंगी। इसमें रूल्स बनाने की शक्ति सेक्शन 9 में है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा बनाया जाएगा, और एक रूल सेक्शन 10 में राज्य सरकार द्वारा भी बनाया जाता है। इसमें एक और चीज है, दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची नियम 1985। तो दहेज प्रतिषेध वर वधु भेंट सूची ये इंपॉर्टेंट है, इसको कब लागू किया गया है? तो ये याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, 2 अक्टूबर 1985 को इस नियम को लागू किया गया है। और जो भेंट की सूची है, लिस्ट है, क्लॉज 2 में है। इसमें वर और वधु दोनों एक सूची तैयार करेंगे कि कौन सी भेंट उनको मिली है, किस रिश्तेदार ने दी है, उस भेंट का स्वरूप क्या है।
और ये रखी जाएगी शादी के तुरंत बाद। जल्दी से जल्दी सूची बना के रखना पड़ेगा, एक रूल से। फिर इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आईपीसी का कौन सा चैप्टर यहां पे लागू होता है। तो याद रखिए, चैप्टर 20A और सेक्शन 498A लागू होती है आईपीसी का। सीआरपीसी के चैप्टर की बात करें तो सेक्शन की बात करें, सेक्शन 174, सेक्शन 176, सेक्शन 198A लागू होता है। और एविडेंस का बात करें तो एविडेंस की सेक्शन 113A 113A लागू होता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है पूरा एक्ट। मेरी खुद की सिविल जज और एडीपीओ की क्लासेस हैं, स्क्रीन में आपको नंबर दिख रहे होंगे, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। और साथ में इस एक्ट को लेकर आप देखें, आपको एग्जाम में बहुत जबरदस्त फायदा होगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू।